आज संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई। हालांकि रिपोर्ट सौंपे जाने के साथ ही संसद में भारी हंगामा हुआ, क्योंकि विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि उन्होंने जो असहमति जताई थी उसे रिपोर्ट से हटा दिया गया है। बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्षी सदस्य जो बातें जोड़ना चाहते हैं उसे जोड़ लें। जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को पेश कर दिया। न्यू इनकम टैक्स बिल इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। फिलहाल इस बिल को लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया है। कमेटी अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करेगी। With your permission, sir, I rise to move that the House agrees to authorize Honorable Speaker yourself, sir, to constitute a select committee of this House on the Income Tax Bill 2025. The terms and conditions regarding the committee will also be decided by the Honorable Speaker. The committee shall make a report by the first day of the next session. वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था 6.4% की दर से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई कंट्रोल करने में सफल रही है। सरकार ध्यान रखेगी कि खाद्य कीमतें चिंता का विषय ना बने। So, as per the RBI's report on 7th February, sir, CPI inflation for 25-26 is projected to be lower at 4.2% only. So, food inflation, which gets triggered when you have an adverse weather condition, and supply chain disruptions are being managed by a group of ministers who are ensuring that timely import happens if there is a shortfall in the supply. और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के यूएस दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 2 दिन के दौरे पर वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी चौथे ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जिनसे ट्रंप की मुलाकात हो रही है। इस लिहाज से ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी को ब्लेयर हाउस में ठहराया गया है। यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। आज देर रात यानी भारतीय समय के हिसाब से रात के 2:30 बजे ट्रंप और मोदी मिलेंगे। इसके अलावा डेलीगेशन लेवल मीटिंग्स भी होंगी। इसमें ट्रेड, डिफेंस और रणनीतिक दोस्ती पर बातचीत होगी। ट्रंप के टैरिफ प्लान को लेकर भी बात होगी। इसके अलावा व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्राइवेट डिनर रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी एलन मस्क से मिलेंगे और डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड से भी उन्होंने मुलाकात की है। तुलसी गबार्ड को ट्रंप ने अमेरिका का इंटेलिजेंस चीफ बनाया है। तुलसी गबार्ड अब डायरेक्ट इंटेलिजेंस के मसले पर राष्ट्रपति ट्रंप को सलाह देंगी। तुलसी गबार्ड भारतीय मूल की है। पीएम मोदी जब ट्रंप से मिलेंगे तो क्या बात होगी, क्या एजेंडा है, वॉशिंगटन डीसी से बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय सूरी। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी यहां वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलेंगे। व्हाइट हाउस में कई महत्वपूर्ण और कई कठिन मुद्दों पर चर्चा होगी। विशेष तौर पर ट्रंप का ये ऐलान कि वो बहुत ही जल्दी अब रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने वाले हैं। अगर उन्होंने ये कदम उठाया
तो भारत के लिए, भारत की कंपनियों के लिए काफ़ी समस्या पैदा हो सकती है। और ऐसी नौबत को झेलने के लिए, इससे बचने के लिए भारत ने पहले ही कई कदम उठा लिए हैं, जैसे कि टैरिफ्स कम कर देना और अमेरिका से ज़्यादा माल खरीदने का वायदा करना। साथ ही साथ प्रधानमंत्री कई खास लोगों से यहाँ मिल रहे हैं, इलॉन मस्क के साथ, और सिक्योरिटी के जो अध्यक्ष हैं माइक वॉल्ट्स, और पहली उनकी जो मीटिंग थी तुलसी गैबर्ट के साथ रही, जो कि इंटेलिजेंस की चीफ हैं। तो एक ये प्रयत्न है कि जो यहाँ पर प्रभावित लोग हैं, सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ चर्चा करें ताकि भारत की पोजीशन अमेरिका में मजबूत हो। मजबूती तो काफ़ी देर से आ रही है और सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेके, राजनीतिक इश्यूज़ को लेके भारत और अमेरिका काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और सारे संकेत ये हैं कि वो आगे बढ़ेंगे। और लेकिन एक जो समस्या पैदा हो गई है, ये टैरिफ्स की जो ट्रंप लगाना चाहते हैं, इसके कारण काफ़ी रुकावट आगे आ सकती है और इसको दूर करने का पूरा प्रयत्न प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने पर आज एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे। ये आदेश उन देशों पर इंपोर्ट टैरिफ लगाएगा जो अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाते हैं। पीएम मोदी वॉशिंगटन के ब्लेयर हाउस में ठहरे हैं। ये व्हाइट हाउस के ठीक सामने वो ऐतिहासिक इमारत है जहां महारानी एलिजाबेथ से लेकर विंस्टन चर्चिल जैसी बड़ी शख्सियत ठहर चुके हैं। यहां पीएम से मिलने के लिए अभी से भारतीय मूल के लोग पहुंचने लगे हैं और पीएम मोदी के दौरे को लेकर अमेरिका में जबरदस्त जोश है। अमेरिका की मशहूर सिंगर मेरी मिलन ने भारत का राष्ट्रगान गाकर इस जोश का इजहार किया। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड कलवांगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा अटल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है, जय हिंद। मोदी ट्रंप की मुलाकात आज देर रात होगी और पूरी दुनिया की नज़र इस पर है। आज आवाज़ अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर मोदी ट्रंप दोस्ती का नया दौर। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 78 पॉइंट गिरा, निफ्टी में 14 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बिकवाली हावी रही। डिटेल बता रही है कंचन नौटियाल। तो डेफिनेटली सेकेंड हाफ में हमें बाजार के अंदर एक प्रेशर तो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन देखते हैं कि इस प्रेशर में रहने के बावजूद ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो उभर के आए हैं। निफ्टी की गेनिंग साइड की बात करी जाए तो सन फार्मा में करीबन 3% की तेजी है। केवल सन फार्मा ही नहीं बल्कि अगर फार्मा सेक्टर ही देखें तो वहां पे एक अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम आज देखा गया है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व में 3.5% का इजाफा, टाटा स्टील 3% और बजाज फिनेंस में हमें 2.5% की तेजी देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट में इन्फोसिस, हीरो मोटोकॉर्प, अडानी पोर्ट्स और अडानी एंटरप्राइजेस तो 5% की कमजोरी के साथ आज के सत्र में बंद होता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप गेनिंग की बात करी जाए तो यहां पे मुथूट फाइनेंस, इसके नंबर्स आए थे, नंबर्स काफी रोबस्ट हैं, आगे का पोर्टफोलियो भी काफी स्ट्रांग है। उसके बाद 6.5% की तेजी, एसबीआई कार्ड में 5.5%, गोदरेज प्रॉपर्टीज 5% और सेल में भी लगातार दूसरे दिन हमें इस तरीके की तेजी का सत्र देखने को मिला है। लूजिंग स्ट्रीक में देखा जाए तो कोलगेट, यानी कि अगर हम पूरा का पूरा एफएमसीजी पैक देखें तो वहां पे प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया। 2.5% की कमजोरी, एम्फेसिस
0.3%, पीआई इंडस्ट्री में 4% और वोल्टास आज करीबन 4% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। यानी कि इसके बाद अगर हम देखें कि आईटी, क्योंकि आईटी में भी आज काफी ज्यादा प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया, तो देख लेते हैं कि एलटीआई माइंट्री 2%, एलएनटी टेक में 2%, कोफॉर्ज करीबन 2% और एम्फेसिस तो जो इससे पहले भी हमने देखा था कि 3% की कमजोरी लेके आज के सत्र में बंद हुआ है। तो आईटी ने कहीं ना कहीं प्रेशर बाउंड अप किया है, एफएमसीजी ने प्रेशर बाउंड अप किया है, लेकिन इन सब में ही फार्मा एक अलग निकल के आया है। हेक्सागन पार्टनर्स के डायरेक्टर तुषार प्रधान ने सीएनबीसी आवाज के साथ मार्केट आउटलुक पर बात की। इस दौरान तुषार प्रधान ने कहा कि लंबी अवधि के लिए खरीदारी का ये सही समय है। ये तो आपके होराइजन पे डिपेंड करता है। जैसे कोई अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी मार्केट, इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहे तो मेरे ख्याल से टुडे इज द बेस्ट डे टू डू इट। रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर आपका व्यू अगर 1 साल का है तो मेरे ख्याल से सिलेक्टिवली, जैसे आपने कहा, कई एरियाज में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, स्पेशली सम कंपनीज एक्सपेक्ट 50% से ऊपर जिनकी इरोजन प्राइस में हो गई है। क्लियरली देयर मस्ट बी सम वैल्यू देयर। तो मेरे ख्याल से अगर व्यू आपका इंटरिम है तो मेरे ख्याल से दिस माइट बी जस्ट अनदर गुड टाइम। क्विक कॉमर्स सेगमेंट में जोरदार हलचल है। क्यूकॉम की रेस में इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो से काफ़ी पीछे छूट गई है। क्या है कारण, इसे बता रही हैं हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि स्विगी, इंस्टामार्ट पीछे छूट गया है और जो ब्लिंकिट और जोमेटो है वो बाजार के नए बादशाह के रूप में सामने आए हैं। सबसे पहले मार्केट शेयर की बात कर लेते हैं। ब्लिंकिट का इस टाइम पे मार्केट शेयर देखा जाए तो वो उभर के आया है करीबन 41% टू 46%। एट द सेम टाइम अगर ज़ेप्टो की बात करी जाए तो उसका मार्केट शेयर का जो आकलन लगाया गया है वो है 29% का, लेकिन आप इंस्टामार्ट का मार्केट शेयर देखिए, ये सीमित रह गया है 23 से 25% पे। इस टाइम पे बात करें अगर स्टोर काउंट की और कंपनी के आगे के जो एक्सपेंशन प्लान है, आइए देखते हैं। ब्लिंकिट के इस टाइम पे जो स्टोर काउंट है वो है करीबन 1007, लेकिन उनका लक्ष्य है कि दिसंबर तक ये इसे बढ़ा के 2000 का कर देंगे। वहीं ज़ेप्टो के मार्केट शेयर की स्टोर की बात करी जाए तो इस टाइम पे है 750 और लक्ष्य है कि फिस्कल ईयर 25 यानी कि केवल 1 महीना दूर मार्च तक ये 1200 तक होने की उम्मीदें जताई जा रही है। लेकिन इंस्टामार्ट इस टाइम पे बैठा हुआ है 705 में और लक्ष्य जो इनका है वो है 1000 स्टोर का। यही नहीं बल्कि अगर हम ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की भी बात करें तो ब्लिंकिट और ज़ेप्टो उससे इस टाइम पे कई ज्यादा आगे हैं, करीबन 24,500 करोड़ पे ब्लिंकिट और जोमेटो दोनों के दोनों बराबरी पे आके बैठे हैं। लेकिन इंस्टामार्ट की इस टाइम पे बात करी जाए तो ये इनसे कहीं पीछे है, यानी कि केवल 13,528 करोड़ का इसका जो ग्रॉस ऑर्डर का वैल्यू है वो देखा गया है। अब हो सकता है कि मार्केट एनालिस्ट का ये मानना है कि आगे चल के जो स्विगी, इंस्टामार्ट है इसको फर्स्ट मूवर का एडवांटेज का फायदा मिले, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि मार्केट एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि आने वाले जो 2 क्वार्टर्स हैं वो काफी ज्यादा क्रूशियल है, बिकॉज इन 2 क्वार्टर्स में हमें जो कॉम्पिटिशन है काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर फिस्कल ईयर 25 की बात करी जाए तो उनका मानना है कि हमें जो जीओवी रन रेट है वो करीबन देखने को मिल सकता है 75,000 करोड़ का, और फिस्कल ईयर 28 तक ये नंबर 2.25 लाख करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देख सकते हैं कि क्विक कॉमर्स की जो रेस है वो कितनी तेज हो गई है, लेकिन इस टाइम पे ब्लिंकिट बना हुआ है बादशाह। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर का आनंद लेने के लिए भी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे को पूरा करने की डेडलाइन फिर से आगे बढ़ा दी गई है। पूरी जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह। जी, सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को पूरा होने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। जो आंकड़े हमें NHAI की तरफ से मिले हैं उसके मुताबिक इसमें अभी के डेडलाइन के मुकाबले 6 महीने की देरी और हो सकती है, और अब ये प्रोजेक्ट अगले साल यानी कि 2026 में मार्च तक पूरा हो सकता है। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी
कई बार इसमें देरी हो चुकी है, डेडलाइन मिस हो चुका है। सबसे पहले मार्च 2023 की डेडलाइन रखी गई थी, इसके बाद अप्रैल 2024 की डेडलाइन रखी गई थी, फिर अक्टूबर 2025 की डेडलाइन रखी गई और अब जो NHAI ने नया डेडलाइन सेट किया है वो अगले साल मार्च 2026 का है। इसमें NHAI का ये जो आंकड़े हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक 1386 में से करीब 1121 का काम पूरा हो चुका है। जो सबसे ज़्यादा देरी हो रही है, जहां चीज़ें लटकी हुई हैं, वो गुजरात और महाराष्ट्र के स्ट्रेच पे है जहां काफ़ी काम बचा हुआ है। इसमें से 785 ऐसे किलोमीटर्स हैं जहां टुकड़ों टुकड़ों में काम शुरू हो चुका है। कई जगह ट्रैफिक जो है वो भी ऑपरेशनल हो चुका है, लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा होने में दिल्ली से मुंबई 12-13 घंटे में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी लंबा वक्त का इंतजार करना पड़ सकता है। 2026 मार्च तक जो नई डेडलाइन है वो रखी गई है। और सड़कों से जुड़ी दूसरी खबर ये भी देरी वाली। टोल प्लाजा पर पे एज यू गो मॉडल फिलहाल लागू नहीं होगा। सरकार पिछले साल GPS आधारित टोल व्यवस्था की गाइडलाइंस लेकर आई थी, जिसमें लोगों को उतना ही टोल चुकाना होता जितनी दूरी उन्होंने तय की है। लेकिन डेटा प्राइवेसी की चिंताओं की वजह से इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। डिटेल बता रहे हैं फिर से रोहन सिंह। जब पिछले साल सरकार टोल कलेक्शन के लिए एक प्रस्ताव लेके आई थी, पे एज यू गो, यानी कि किसी व्यक्ति को उतना ही टोल चुकाना पड़ेगा जितनी दूरी उसने तय की है और इसके बाद टोल प्लाजा की जो ज़रूरत है वो खत्म होने वाली थी। इसके लिए डिटेल गाइडलाइंस भी लाए थे। पिछले साल सितंबर में सरकार इसके लिए नियम लेके आई थी, लेकिन इसमें कुछ कंसर्न थे क्योंकि इस प्रस्ताव में किसी भी गाड़ी में एक ऑनबोर्ड यूनिट डिवाइस जो है वो लगानी होती थी, जिसके जरिए GPS ट्रैकिंग होती थी GNSS सिस्टम से। और इसमें कंसर्न ये था कि किसी व्यक्ति का जो डाटा है, उसने कितना ट्रैवल किया, कहाँ ट्रैवल किया, ये डाटा सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटर किया जाना था, जिसके बाद कई सारी डाटा प्राइवेसी की चिंताएं रेज की गई थी। एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी जिसने ये सुझाव दिया कि फिलहाल इस पूरे नियम को लागू ना किया जाए और इसलिए इस पूरे प्रस्ताव को ठंडे बस्ते पे डाल दिया गया है। जो सरकारी सूत्र हमें बता रहे हैं कि जब तक ये पूरी टेक्नोलॉजी डोमेस्टिकली मैच्योर नहीं हो जाती है, दुनिया में सिर्फ चीन और यूरोप में इस तरह के नियम लागू हैं, जब तक हम उस स्तर पर नहीं पहुंच जाते कि हम ये इंश्योर कर सकें कि हमारा जो डाटा है वो हमारे पास ही रहेगा, उसमें कोई जो है किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, तब तक इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा, फिलहाल सरकार का ये कहना है। और तीसरी खबर भी सड़कों से जुड़ी हुई, रोड एक्सीडेंट की, और इसमें भी देरी। रोड एक्सीडेंट की हालत में लोगों को कैशलेस ट्रीटमेंट मिले, इसके लिए सरकार स्कीम ला रही है, लेकिन गोल्डन आवर के कंप्लायंस पर मामला अटक गया है। डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, इस स्कीम को लाने के पीछे सरकार की मंशा यही है कि सड़क दुर्घटना में जो लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं उनको तत्काल अस्पताल लाके उनका इलाज किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके। लिहाजा जो ये स्कीम है कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर रोड एक्सीडेंट, इसको लेकर बातचीत चल रही है और अगले महीने से रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इस स्कीम को पूरे देश में लागू करना चाहता है। लेकिन CNBC आवाज़ को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इस स्कीम में अभी लेकर थोड़ी सी हिचक है या कहें तो आनाकानी कर रही है, क्योंकि जो गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट है, जिसे आप कह सकते हैं कि एक्सीडेंट होने के 1 घंटे के अंदर जो तत्काल इलाज मिलना चाहिए, उस गोल्डन आवर में जो डेफिनेशन ग्रेवियरली इंजर्ड का दिया हुआ है उसको लेकर उन्हें आपत्ति है। उनका कहना है कि ग्रेवियरली इंजर्ड को सही तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है, लिहाजा इसका अस्पताल जो है बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसको मिसयूज कर सकते हैं। लिहाजा सरकार को चाहिए कि इस ग्रेवियरली इंजर्ड की परिभाषा क्या होनी चाहिए, इसको साफ साफ लिखा जाए। दूसरी बात यह है कि जो मोटर व्हीकल जो इंश्योरेंस फंड होता है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन को लेकर भी इंश्योरेंस कंपनियों को कहा गया है कि इसका कंट्रीब्यूशन का किस तरह से स्ट्रक्चर होगा, इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियां इस पूरी स्कीम में ऑन बोर्ड आ सकेंगी। इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है और देखना होगा कि इस मुद्दे का कब तक समाधान हो पाता है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार इस स्कीम को लाने के लिए काफ़ी तैयारी कर रही है, ताकि जो एक्सीडेंट विक्टिम है उनकी जानें बचाई जा सके। कुल मिलाकर देखें तो ये स्कीम काफ़ी अच्छी है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनकी तरफ से जो आपत्तियां उठाई जा रही हैं, अगर इन आपत्तियों का जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा तो ये स्कीम अगले महीने से, यानी कि जो सरकार का डेडलाइन है उस महीने में लॉन्च हो सकेगा।
सरकार पीली मटर दाल को ड्यूटी फ्री आयात बंद करने की तैयारी कर रही है। पीली मटर दाल का फ्री आयात फरवरी में ख़त्म हो रहा है। पिछले कुछ सालों में दालों का आयात बढ़ा है और इससे क्या नुकसान हो रहा है, इस पर IPGA के अध्यक्ष विमल कोठारी से बात की असीम मंचंदा ने। दालों पे इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं है, फ्री कर रखा है। आपको लगता है वो ऐसे ही जारी रहना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि हमारे ट्रेड का मानना है, IPJ का मानना है कि उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा सस्ती दालें इंपोर्ट हो रही है उसको रोकना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे किसानों को नुकसान पहुंचता है। वो जो एक मैसेज जाता है कि एक तरफ तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत ऊपर है और एक नीचे हमारे यहाँ इंपोर्ट सस्ती दालों का होता है, तो उससे क्या होता है, जो सस्ती दालें हैं दूसरी दालों की डिमांड को सब्स्टिट्यूट करती है वो। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ प्राइस इलास्टिक मार्केट है, मासेस बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा एक ऐसा सेगमेंट है जिसके लिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे येलो पीज है फॉर एग्जांपल, तो हमारा ऐसा मानना है कि उस पर आप रेस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाएं तो कम से कम एक ड्यूटी स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए ताकि जो उसका लैंडिंग कॉस्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आसपास हो। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।